साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे जो पूर्व परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं या जिनके इस परीक्षा में यानी एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा होनी है 4 फरवरी से, उस परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना है। आज से ठीक 1 महीना परीक्षा है, तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को और धार देंगे, स्पीड अपनी बढ़ाएंगे तैयारी की। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। यदि हमारी इस क्लासेस की बात करेंगे 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो है 12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, तो आपने उम्मीद है देखा होगा। कंटेंट की बात करेंगे तो पूरा टॉपिक कवर होगा, पूरे संपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, खेल खिलाड़ी, प्रमुख दिवस, व्यक्तित्व, फोक डांसेस और पुरस्कार और सम्मान, त्यौहार, मेले, योजनाएं, यानी राजधानी व मुद्रा, इन सारे टॉपिक्स जो लोकप्रिय टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। और प्रयास किया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना है उसको शामिल किया जाए। कुछ करंट अफ से भी क्वेश्चंस 1-2 मिलेंगे। पुस्तकें एवं लेखक, इस तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देश का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री? देखिए, बाघ जो है ये है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। तो बाघ जल्दबाजी में मत लगा दीजिएगा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट जो है ये क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु है। और राष्ट्रीय पशु कहेगा नेशनल एनिमल, तो बाघ को आप लगाएंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एशियाई हाथी। देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु जो ये घोषित हुआ अक्टूबर 2010 में। विश्व हाथी दिवस अब इससे संबंधित है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है। झारखंड, कर्नाटक, केरल, ये 3 राज्यों के राजकीय पशु जो है वो हाथी रखे गए हैं। तो ये याद रखिएगा कि हाथी इन तीनों राज्यों के, झारखंड, कर्नाटक और केरल के राजकीय पशु हैं। राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं बाघ है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। तो जो पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस है, ये बाघ का नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ की यदि बात करेंगे तो ये हुआ था अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था और इसके तहत बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई थी, क्योंकि बाघों की संख्या लगातार डाउन हो रही थी, घट रही थी। तो इनको अप करने के लिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, और आप जानते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसका बहुत महत्व दिया, और बाहर से भी बाघों को मंगवाया गया। और इधर हाल में जो एक महत्वपूर्ण उत्साहवर्धक रिपोर्ट आई है कि बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। बाघों की गणना भी होती है, ये आप समझे रहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो व्याख्याएं हैं, जो कि हमारे क्लासेस की विशेषता होती है, महत्वपूर्ण होती हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स परीक्षा में आए हुए हैं और पूरी संभावना है कि आएंगे इस परीक्षा में। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरी वीडियो को देखिए। प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा गंभीरता और लाइए अपने इस जो है स्टडी में, तैयारी में। दूसरा प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड? देखिए, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हाल में मनाया गया है, 4-5 दिन पहले। तो ये परीक्षा में इसलिए भी आ सकता है कि ये अभी हाल में 2022 से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है उनके प्रयास से, उनकी प्रेरणा से मनाया जाना शुरू किया गया है।
2022 में इन्होंने घोषणा की थी जनवरी में, और 26 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। और आप जानते हैं ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु कहे जाते हैं, उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहब गुरु होने लगे। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, 4 जो पुत्र थे, उनकी बलिदान की याद में, उन वीर पुत्रों की बलिदान के याद में यह मनाया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की स्मृति में यह मनाया जाता है। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए थे, तो याद रखिएगा। 2 दिसंबर, पूरे दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी बात करेंगे। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये वो टॉपिक्स हैं, खासतौर से वो पॉइंट्स हैं दिसंबर के जो परीक्षा में आ सकते हैं। वैसे पॉइंट्स तो और हैं दिसंबर की, कम से कम 15 होंगे, लेकिन ये परीक्षा में आए हुए हैं और आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। हर वीडियोज में आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग जो है मंथ्स का लिया है, तो इस तरह से आपके सारे मंथ्स के जो है दिवस हैं कवर हो गए होंगे और आगे भी हो जाएंगे। 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोनों है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है और ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। वो किसान नेता थे। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये देखिए 24 दिसंबर को और 23 दिसंबर, ये याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। ये 10 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद यदि कभी पूछ ले तो 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस डे होता है। गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देने हेतु संसद के समक्ष कितने समय अंदर रखा जाना आवश्यक, कितने समय के अंदर रखा जाना आवश्यक है यदि आपातकाल की घोषणा की जाए, यानी संसद से स्वीकृति अनुमोदित होना जरूरी कितने समय तक में है? तो 1 माह, 2 माह, 3, 6 माह, 1 वर्ष। देखिए, यदि आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की जाए तो पार्लियामेंट जो है इसको 1 माह के अंदर अनुमोदित करेगी ही करेगी, नहीं तो ये जो है 1 माह के अंदर अनुमोदन न मिला तो ये अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। तो 1 माह के अंदर अनुमोदन जरूरी है। संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं, आप जानते हैं। एक राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352। देखिए 352, 356, 360, 4 का अंतर, 52, 4, 56, 4, 60, तो याद रखिए 352, 356 और 360। तो राष्ट्रीय आपात जैसे युद्ध जैसी स्थिति आ गई 352। राज्यों में यदि संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो गई, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, तो ऐसे में 356 का उपयोग करती है गवर्नमेंट। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत सारे राज्यों को जो है कि सरकारों को डिसमिस कर दिया था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके कई बार किया है। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 में होता है, जबकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही न रहे, इतना बचे कि वो जो है सामान्य राजकीय कार्य कर सके, तो वित्तीय आपात लग जाता है, सामान्य दैनिक क्रियाएं न हो सकें। लेकिन ये ऐसा कभी ईश्वर की कृपा से भारत में ऐसा कभी न हुआ है और होने की संभावना भी नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो ये 3 आपातकाल है। राष्ट्रीय आपात है, संसद के अनिवार्य अनुमोदन की अवधि जो होती है और ये 1 माह होती है, आपने पहले ही भी देखा। अन्य दोनों के लिए अनिवार्य अनुमोदन की अवधि होती है 2 माह। तो यहाँ राष्ट्रीय आपात के लिए 1 माह और अन्य 2 यानी कौन कौन? एक संवैधानिक विफलता वाला यानी 356 और 360 वित्तीय आपातकाल के लिए 2 माह में संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा और लगे भी न, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? तो दिस
देखिए यहाँ ऊपर लिखा है क्वीन अरेबियन सी कोची है, बहुत बढ़िया शहर है। तो कोची ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध शहर है। पहले इसका नाम कोचीन था और अब कोची है। तो देखिए कुछ उपनाम और हैं, उनको याद रखिए जो कि परीक्षा में आते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी और उत्तराखंड को कहते हैं। दक्कन की रानी क्वीन ऑफ डेक्कन ये पुणे है। झीलों का शहर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और भोपाल जो है ये एमपी में है। पर्ल सिटी थुथुकुडी या तूतीकोरिन, पहले इसका नाम तूतीकोरिन था, ये तमिलनाडु में है। सिल्वर सिटी ये है कटक उड़ीसा में। गोल्डन सिटी जैसलमेर राजस्थान में। ब्लू सिटी और सन सिटी ये जोधपुर राजस्थान में है। ऑरेंज सिटी जो है आप जानते हैं नागपुर, ऑरेंज सिटी। और ऑरेंज क्या होता है, संतरा, तो संतरों का शहर भी नागपुर है। तो इस तरह से आप इतने इम्पोर्टेंट जो है उपनाम याद रखिए, परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से जो है पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वार एंड पीस? ये वार एंड पीस बुक है और ये है उनके लेखक कौन? लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वो होगा लियो टॉल्स्टॉय जो है महत्वपूर्ण इस पुस्तक के लेखक हैं, वार एंड पीस के। और देखिए प्रिंस के लेखक हैं मैकियावली। और आप याद रखिए एक प्रश्न आता है कि प्रिंस के मैकियावली से किसकी तुलना की जाती है? तो ये प्रश्न आता है कई बार, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये लिखा है चाणक्य ने। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावली से की जाती है। तो मैकियावली प्रिंस जो है मैकियावली द्वारा लिखी गई और इसकी तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स से अरस्तू का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। रिपब्लिक प्लेटो। मीन कैम्प जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष, एडोल्फ हिटलर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर ने लिखा। और द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने लिखा। देखिए ये दोनों जो है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित लेखक हैं। वीडी सावरकर ने ये बताया कि ये जो है जो 1857 की क्रांति हुई, यह एक जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये इन्होंने बताया। लेकिन आरसी मजूमदार ने कहा, एक इनका कथन भी आता है, यदि आए तो आप आरसी मजूमदार को ट्रिक कीजिएगा। इन्होंने कहा था कि यह न प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था, और क्या न संघर्ष था। इस तरह से उन्होंने एक कथन कहा था, तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? जहाँ मूत्रालय होते हैं, पेशाब अक्सर लोग जब करते हैं तो वहाँ बगल से जाइए तो बहुत गंध आती रहती है। ये गंध किस नाक में चुभती है? तो ये कौन सी हो, ये किस गैस की गंध आती है? तो स्टिंगिंग स्मेल जो है ये है यूरिया की, क्लोरीन की, अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये जो यूरिनल्स के पास से गंध आती है ये अमोनिया की है। ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर, अमोनिया की गंध है। यूरिया के विघटन से अमोनिया प्राप्त होती है। मूत्र की बात करें तो इसमें जल 95%, यूरिया 2.7%, लवण 2%, यूरिक एसिड 0.3% होता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों की यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक कंपोनेंट है। मूत्र का हल्का पीला रंग, ये प्रश्न आता है किसकी वजह से है? तो वर्णक यूरोक्रोम की वजह से ये मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। मूत्र की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6 है। नेक्स्ट यह है 7वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोनालू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोनालू बहुत प्रश्न आता है। ये है तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बोनालू इज एसोसिएटेड विद तेलंगाना। तेलंगाना के अन्य त्योहारों की बात करें तो अलाई बलाई, बथुकम्मा, पीरला, पाडुंगा, ये मुहर्रम के त्यौहार का वहाँ का नाम है, लोकल नाम। तो ये तेलंगाना के त्यौहार हैं। आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो, बहुत बार प्रश्न आया है। ब्रह्मोत्सवम ये भी आता है, डेक्कन फेस्टिवल। फ्लेमिंगो और ब्रह्मोत्सवम बहुत प्रश्न आता है, इसको याद रखिए, आंध्र प्रदेश के त्यौहार हैं। उगादी बहुत बार प्रश्न आया है, याद रख लीजिए। लुम्बिनी महोत्सव, विशाखा महोत्सव, तो इसमें उगादी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम, फ्लेमिंगो, ये सब ये चारों याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जो है कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट
सिखों की को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना किसने प्रारंभ किया था? तो आप देखेंगे सिखों में एक लड़ाकू की होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये गुरु हरगोविंद सिंह ने उनको सिखाया कि आपको लड़ाकू होना पड़ेगा, और ये किसी को मारने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए ही, बल्कि आत्मरक्षा के लिए। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखाया था लड़ाकू होना। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है केश, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, ये 5 चीज़ें, 5 क जिसको कहते हैं, केश, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण धारण करने का आदेश दिया था। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। नाम के अंत में सिंह का प्रयोग इन्होंने ही प्रारंभ किया, गुरु गोविंद सिंह ने। 9वें गुरु तेग बहादुर थे, और ये औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने पर इनका कत्ल कर दिया था। तो 9वें गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने कत्ल किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय क्या हुआ? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हुआ, स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। जहांगीर ने शहजादे खुसरो को संरक्षण देने के आरोप में इनको फांसी की सजा दे दी। 4थे गुरु रामदास थे, और इन्होंने अमृतसर नगर बसाया, और अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी इस अमृतसर नगर के लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो गुरु हैं उनकी बात हमने कर दी है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? कांग्रेस सभी जानते हैं, लेकिन इसके पहले राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी और संस्थाओं का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो आप देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये जो है सबसे पहली संस्था, ये सारी संस्थाएं जो आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बाद में आती है, एकदम अंत में इनके बाद में बम्बई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये सब संस्थाएं बन चुकी थी उस समय, कांग्रेस के पहले। तो देखिए संस्थापक लैंड होल्डर्स सोसाइटी के थे, बंगाल के जमींदार थे लैंड होल्डर्स, यानी द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने मिलकर आदि किया 1838 में। अब देखिए राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित की गई 1885 में, लेकिन उसके पहले संस्थाएं 1838 में ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। पूना सार्वजनिक सभा बड़ा महत्वपूर्ण है, जस्टिस राणा डे ने 1870 में किया। इंडिया लीग बाबू शिशिर घोष द्वारा 1875 में स्थापित है। इंडियन एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी, S.N. बनर्जी द्वारा 1876 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फिरोज शाह मेहता द्वारा 1885 में की गई, और उसी साल कांग्रेस की भी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, और याद रखिए यही महासचिव भी थे पहले। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे, और W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैरन द्वीप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सही है। द्वारका द्वीप काठियावाड़ तट पे, सही है। दीव, गोवा, दमन, दीव वाला, ये अरब सागर तट पर, बिल्कुल सही है। माजुली द्वीप, ये जो है सिंधु नदी पर न होके ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसलिए यह डी सही है, क्योंकि ये गलत है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है, तो माजुली द्वीप वहाँ स्थित है ब्रह्मपुत्रा पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप बैरन ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ताज़ा विस्फोट नवंबर 2020 में हुआ था। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सालसेट है, और याद रखिए मुंबई इसी पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील के समीप है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यहाँ पर है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है वो रामेश्वरम और पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब? पंजाब से कौन सा नहीं है? भांगड़ा तो प्रसिद्ध है पंजाब का, गिद्धा, धनकरा सब हैं, ये फोक डांसेस पंजाब के। 13 ताली नहीं, देखिए 13 ताली बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आता है। और 13 ताली कहाँ से संबंधित है? ये है राजस्थान से। तो 13 ताली जो है वो राजस्थान से
संबंधित है, याद रखिएगा, और खूब आता भी है ये प्रश्न। भांगड़ा ये बैसाखी पर मनाया जाता है। जूली कीकली, ये जूली जो है ये है, कीकली युगल नृत्य है, यानी पुरुष और स्त्री मिलके करते हैं। धमाल, जिंदुआ, तीजन, जुगनी ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के नृत्य हैं। राजस्थान के नृत्यों की बात करें तो तिरहताली बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, ये जो नृत्य किया जाता है। गणगौर बहुत बार प्रश्न आया है। चरकुला भी खूब आता है, ये गणगौर तो एकदम याद रख लीजिए, बहुत बार आता है, राजस्थान से संबंधित है। चरकुला, पनिहारी, चरी, कठपुतली, भवाई ये भी इम्पोर्टेंट है। गौरी, घूमर, तो ये सब राजस्थान के नृत्य हैं। कालबेलिया ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत घोषित हुआ 2010 में, और गुलाबो बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और गैर नृत्य की बात करेंगे तो ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ के हैं? राजस्थान के नृत्य हैं, राइट। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये देखिए ज्वालामुखी है, तो यहाँ से गैस कौन सी निकल रही है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है यहाँ से, जो कि विषैली होती है। ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें तो पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा गैसों का किसी भी छिद्र से बाहर निकलना, ये ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इसमें गैसें कौन सी हैं? वही चीज़ जो ऊपर बताई गई, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि ये सारी गैसें निकलती हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ये उपनाम इसका है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये किलायू में है, हवाई द्वीप अमेरिका में, यूएसए में पड़ता है। नेक्स्ट 13वां, आधी यात्रा आपकी लगभग पूरी हो गई है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? आपने लाइक न किया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपके काम की बातें हो रही हैं। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। देखिए सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 5 पीज की बात की जाती है, तो उपरोक्त सभी इसमें से आ जाएंगे। ये 5 पीज कौन है? पीपल यानी लोगों की के बारे में सोचना, उनकी गरीबी दूर करना। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, आय। और प्लैनेट अर्थ के बारे में हमेशा विचार करना कि ये साफ़ सुथरा रहे और बचा हुआ रहे। पीस शांति हमेशा रहे। पार्टनरशिप सहयोग के साहचर्य की भावना से ये सारी चीज़ें चलती रहें, तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल होंगे। 14वां प्रश्न है साइंस का, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? विल रिमेन अनचेंज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज। तो जब वस्तु की मात्रा बदली जाएगी तो अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, डी अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान यदि मात्रा बदलता है तो आयतन, द्रव्यमान, ये भार बदलेंगे, क्योंकि डी जो है तब बदलेगा जब एम और वी, आयतन और द्रव्यमान दोनों बदलेगा, राइट। तो ये अभी स्थिर रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका द्रव्यमान, आयतन व भार बदल जाएगा। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह नियत रहता है। घनत्व में परिवर्तन द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन से ही होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र है, और भार बराबर द्रव्यमान बटे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण चूंकि जी जो है वो बदलता रहता है अलग अलग जगह, इसलिए भार भी बदलेगा। तो तीनों बदलेंगे लेकिन डी स्थिर रहता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे, ये बताना है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में हरा और लाल का भेद नहीं कर पाता व्यक्ति, हरा को लाल, लाल को हरा कर सकता है। तो यदि एक वर्णांध पुरुष है और स्त्री सही है तो किस में ये जाएगा वर्णांधता का गुण? देखिए पुत्रों में नहीं जाएगा। वर्णांधता जो है महिलाओं से ट्रांसफ़र होता है, आगे बढ़ता है, तो महिलाएं यानी पुत्रियों के पुत्रों में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, न पुत्रों के न पुत्रियों में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में। तो चूंकि महिला में तो है नहीं, यहाँ महिला सामान्य थी, पुरुष जो है वर्णांध है, तो इस पीढ़ी से नीचे वाली पीढ़ी में किस में जाएगा? नीचे वाली पीढ़ी में जो है वो पुत्री के पुत्रों में जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पुत्री के पुत्रों में यानी उसके नातियों में। पुत्रियों के पुत्रों में जाएगा ये वर्णांता का जो है आनुवंशिक रोग। यह एक आनुवंशिक रोग है। वाहक कौन है? स्त्रियां हैं, क्योंकि यह एक्स संलग्न वंशानुगत है। भाई स्त्रियों में यह जो है एक्स होता है और उसमें वाई क्रोमोसोम होता है पुरुषों में। तो चूंकि एक्स संलग्नता से यह आगे बढ़ता है इसलिए यह पुत्री से आगे जाएगा। पुरुष लिंग का निर्धारक जो है वाई क्रोमोसोम है। महिला में एक्स होता है, एक्स और पुरुष में वाई। तो जब एक्स मिलेंगे पुरुष महिला के तो पुत्री होगी, लेकिन एक्स वाई जब मिलेंगे तो क्या होगा? पुत्र होगा। इसीलिए पुरुष लिंग का निर्धारक वाई क्रोमोसोम होता है और पुरुष लिंग का निर्धारक पुरुष में इसका योगदान होता है, क्योंकि पुरुष के पास वाई क्रोमोसोम होता है, न कि स्त्री के पास। कई बार अज्ञानतावश लोग शादी करते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं कि लड़का नहीं हो रहा है, जबकि लड़का होना पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। इसमें स्त्री का कोई योगदान जो है नहीं है। योगदान केवल इतना है कि दोनों के साहचर्य से होगा, लेकिन यक्स से जो है लड़की होगी, यक्स वाई से लड़का होगा। क्योंकि स्त्री के पास जो है क्रोमोसोम ही वाई नहीं होता, इसलिए जो पुरुष लिंग का निर्धारण पुरुष के वजह से होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। 16वां प्रश्न है, द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। देखिए 24 घंटे होता है। 24 घंटे में जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जिसकी 36,000 किलोमीटर रेंज होती है, उस पर स्थापित हो जाता है। तो ये 24 घंटे इसका काल होता है, इसमें पूरा परिक्रमण पूरा कर लेता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर विषुवतीय कक्षा में स्थापित होता है। उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाने में जो है 24 घंटे लगता है। अतः ये पृथ्वी से देखने पर सदैव एक ही दिशा में स्थिर दिखाई देते हैं, क्योंकि 24 घंटे में लगभग पृथ्वी भी घूमती है और इसको एक चक्कर भी पूरा करने में 24 घंटे लगता है, तो इसलिए पृथ्वी के एक ही तरफ ये दिखाई देता है। वाक्यांश शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव, जीरो एरर जीरो इम्पैक्ट, ये किस अभियान से संबंधित है? जो इससे संबंधित है मेक इन इंडिया, जो कि बहुत ही एम्बिशस, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र सरकार की। तो मेक इन इंडिया से संबंधित है। जीरो एरर जीरो इम्पैक्ट, शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव, याद रखिए। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इसको कहते हैं। यह सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आर्थिक विकास के लिए न्यूनतम अवधि में देश की क्षमता का सूचक बनना, ये भी मुख्य उद्देश्यों में से है। और सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों MSME के लिए विश्वसनीयता मानदंड एवं विदेशी निवेशकों के लिए गुणवत्ता सूचक होना, यह भी एक विशेष उद्देश्य इसका है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, लौंग निम्न में से किसका निरूपण है? ये जो लौंग है ये किस तरह का जो है ये कहाँ से पैदा होता है? इसको क्या कहेंगे? क्या अंतस्थ कली कहेंगे या वनस्पति कली या फूल कली या सहायक कली? देखिए कहते हैं लौंग का एक फूल दे दीजिए, तो ये फूल कली होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लौंग एक फूल की कली है, फ्लावर बड है। लौंग क्या है? ये पौधे की सूखी हुई पुष्पकलिका है। पौधा यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसका नाम है। यह एक मध्यम कद का सदाबहार वृक्ष होता है, तो इसका नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। मसाला और औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? अकॉर्डिंग टू माल्थस, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। देखिए जन्म नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर। यदि जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो माल्थस एक इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्री था। उसके पहले वह जो है एक फिलोसोफर था और उसने बताया कि आत्मनियंत्रण से जन्म का नियंत्रण करिए। इसमें किसी ऐसे उपयोगों को जो प्राकृतिक निरोध से करिए, यानी ऐसे निरोधक उपाय मत करिए जो प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं, यानी आर्टिफिशियल मत करिए, कृत्रिम उपाय मत करिए। अपने पर नियंत्रण रखिए और जन्म पर कंट्रोल करिए। हालांकि इनका
जो ये तरीका है ये बहुत रियलिस्टिक नहीं माना जाता, क्योंकि लोगों के वश की बात यह नहीं है कि वो अपने पर नियंत्रण कर लें। अपने पर नियंत्रण कोई कर ले तो फिर वो महान हो जाएगा व्यक्ति। तो लेकिन बताया उन्होंने यही, तो जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय उन्होंने बताया जो सबसे प्रभावी होता है, यह नैतिक नियंत्रण यानी आत्मनियंत्रण है। अन्यथा यदि ऐसा न किया जाएगा तो जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो जाएगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा अकाल मृत्यु होगी, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, बीमारी ये सब आएंगी, उससे जनसंख्या अपने आप लोग मरेंगे तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो उन्होंने कहा कि नैतिक नियंत्रण से जनसंख्या को कम करे रहिए, नहीं तो ये अकाल मृत्यु होगी। उन्होंने इस पर एक बात कही थी कि जो प्रकृति की मेज है, ये मेज पर कुछ प्लेटें, कुछ निश्चित लोगों के लिए प्लेटें लगी हुई हैं, और उतने ही लोग आएंगे तब तो जीवित रहेंगे, उससे ज़्यादा आएंगे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि जो प्रकृति ने जो मेज लगाई है वो कुछ निश्चित लोगों के लिए लगाई है। उन्होंने इसी पर एक बात कही कि जनसंख्या सिद्धांत, उन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत दिया जनसंख्या का। उन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि अंकगणितीय श्रेणी में और जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। तो अंकगणितीय श्रेणी में साधन बढ़ेंगे और गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या बढ़ेगी। अब ये श्रेणियाँ आप जानते हैं। अंकगणितीय श्रेणी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये अंकगणितीय श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी इस सीरीज में बढ़ेगी क्या? जनसंख्या, यानी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और इस सीरीज में क्या बढ़ेगी? अंकगणितीय में क्या बढ़ेगी? खाद्यान्न बढ़ेंगे। तो खाद्यान्न तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखिए 5वें स्टेप पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5वें पर यहाँ 5 है खाद्यान्न, और जनसंख्या कितनी बढ़ी? 1, 2, 3, 4, 5, 16 हो गई। 5 3 15, 3 गुने से भी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए यह उन्होंने बताया कि साधन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ेंगे और जो है जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगी। 25 वर्षों में उन्होंने बताया था कि इस तरीके से बढ़ेगी जनसंख्या की 2 गुनी हो जाएगी, और इसलिए इसका उपाय क्या है? एक नैतिक नियंत्रण करके उपाय जरूर करिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे। असुर किस राज्य की जनजाति है? असुर इज ए ट्राइब ऑफ विच स्टेट? जो असुर है ये छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बिहार की, ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार की जनजाति है। देखिए ये बिहार की अन्य जनजातियों की बात करें तो बैगा, बिरहोर, बेदिया और बंजारा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें काफ़ी समानताएं हैं। बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो कि इन सब में हैं। पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, इनमें कोरबा, भील, अगरिया, बैगा, भारिया, भूरिया हैं। झारखंड में असुर, देखिए यहाँ भी असुर थी, बिहार में भी थी, तो बैगा यहाँ भी तीनों में बैगा है। तो बहुत सारी जनजातियों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कई बार प्रश्न आता है कि बैगा कहाँ की जनजाति नहीं है, अब 3 दे दिया, तो देखिए बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी बैगा है यहाँ, और इधर झारखंड में भी बैगा है। तो 3 इनमें से नहीं होगा, चौथे में से हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा। तो बैगा, बंजारा, बिरहोर, संथाल, मुंडा ये झारखंड की जनजातियाँ। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, मानस अभयारण्य किस प्रदेश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। मानस अभयारण्य जो है ये कहाँ का है? मानस अभयारण्य असम का, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मानस अभयारण्य जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आता है परीक्षा में। टाइगर व एलिफेंट रिजर्व यहाँ है, मानस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। असम के अभयारण्य की बात करेंगे और राष्ट्रीय उद्यानों की, तो एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है असम का। औरंग टाइगर रिजर्व, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के इम्पोर्टेंट उद्यान हैं, इनको याद रखें। काजीरंगा तो बिल्कुल याद रखिए, मानस, काजीरंगा, ये जो है नामेरी, इनको याद रखिएगा, आता है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? हु इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर? तो नोबेल प्राइज के विनर सबसे कम उम्र के हैं मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मलाला यूसुफजई आप जानते हैं पाकिस्तान की एक लड़की है जो 17 साल की उम्र में जिसको पुरस्कार मिला। यह जो है बालिका शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए लगातार अभियान चला रही थी। इसी पर जो वहाँ के
आतंकवादियों ने इसके सिर में गोली मार दी थी। फिर इसका इलाज हुआ और इस घटना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बहुत लिया, ज़ोर शोर से उठाया और वहाँ इसका जो है इलाज हुआ और अंत में ठीक हो गई लड़की और बाद में उसको पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो जॉन बी गुड इनफ हैं, ये 97 साल की उम्र में इनको मिला। तो एक को 17 साल सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, दूसरे को 97 साल की उम्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोग विजेता हैं, इनको याद रखिए, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सिंगर, जॉन बर्डीन और लिनुस पॉलिंग। ये 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 23वां प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न बचेंगे। उबेर कप 2024 की विजेता टीम कौन है? हु इज़ द विनिंग टीम ऑफ उबेर कप 2024? तो उबेर कप की विजेता चीन है, याद रखिए, चीन सबसे ज़्यादा बार उबेर कप को जीत सका है। और उबेर कप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये किससे है? बैडमिंटन से है, और वो भी महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। सर्वाधिक 16 बार चीन ने जीता है, इस बार भी चीन ने जीता है। प्रथम आयोजन की बात करें तो 1956-57 में उबेर कप का हुआ और इसका मुख्यालय मलेशिया में। नेक्स्ट है 24वां, इसके बाद एक प्रश्न बचेगा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस यूनिवर्स? ये थी कौन? रीता फारिया। हालांकि सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, ऐश्वर्या राय और युक्ता मुखी ये दोनों मिस वर्ल्ड बनी थी, लेकिन बाद में शायद ये 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी ये, और बाद में बनी थी 2001-2 में शायद। लेकिन रीता फारिया बहुत पहले बन गई थी 1984 के आसपास। तो सबसे पहली रीता फारिया मिस वर्ल्ड थी। और सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स थी। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन थी। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम, देखिए प्रथम महिलाओं की बात करेंगे इसमें, तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल थी। और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला ये संतोष यादव थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला जो है बात करें तो आरती साहा थी। इन महिलाओं के जो है प्रथम महिलाओं को भी इनको याद रखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्णयुग कहा जाता है? द रिजीम ऑफ विच डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन एज? देखिए स्वर्ण काल कहा जाता है तो ये गुप्ता डायनेस्टी को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ये जो गुप्ता डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी और उस समय स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता था कि उस समय सांस्कृतिक और साहित्य, कला, धर्म आदि की बहुत उन्नति हुई थी, तो इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश की बात करें तो ये 319 से 550 ईस्वी तक रहा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा ये गुप्त काल में ही बनी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए, सब परीक्षा में आए हुए हैं। संस्थापक गुप्त वंश के श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये पहला व्यक्ति था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कविराज भी इसका उपनाम था। कवियों का शासक था क्योंकि ये कवियों को बड़ा सम्मान देता था। गुप्त संवत 319 में प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ये प्रश्न खूब आया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत 319 में शुरू किया था। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भी प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। और याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला स्कंदगुप्त था। तो स्कंदगुप्त वह व्यक्ति था जिससे हूण क्या है, इसके लगभग कुछ पहले आक्रमण करना शुरू किए थे, लेकिन इसने जो है इनको पूर्ण रूप से पराजित करके भगा दिया था। तो साथियों आपने देखा कि आपके काम की ये क्वेश्चंस थे। वैसे तो आपने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं संख्या की दृष्टि से, लेकिन आप देखेंगे तो कुल मिला के 150 प्रश्नों से ज़्यादा, 150 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिले हैं। तो समाधान द सॉल्यूशन आपके लिए लगातार ये क्लासेस लेकर आता रहेगा। और आपकी 1 महीना मात्र परीक्षा है, इसलिए थोड़ा परीक्षा में तेज़ी लाइए। और अभी 2-3 वीडियोज क्लासेस में लगातार इसको अभी इस तरह से करने के बाद आपको दे दूँगा
क्या वो वीडियो जो बड़ी वीडियोज होंगी जिसमें पूरा का पूरा आपको अलग से मैराथन क्लास मिल जाएगी, तो मैराथन वीडियोज भी मैं आपको दो तीन क्लासेस के बाद दे दूंगा, जिसको आप लगातार कुछ नए और कुछ ये भी प्रश्न जो है आपके रिवीजन उसी में हो जाएंगे और ज़्यादातर नए रहेंगे। तो इस तरह से मैराथन क्लासेस आप भली भांति देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप का जो ये जीके वाला पोर्शन है ये बहुत ठीक हो जाएगा। बाकी आप अन्य स्रोतों से अन्य चीज़ें लगातार पढ़ते भी होंगे उम्मीद है, और आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। जो लगातार लगे हैं उनको कोई सफलता से रोक नहीं सकता, तो इसलिए बिल्कुल लगिए। 1 महीने और परीक्षा प्रारंभ होने में शेष हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।